नमस्कार, मनी को एक और स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। इनकम टैक्स बचाने के कई तरीके हम आपको मनी गुरु के जरिए बताते हैं, लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के और क्या तरीके हो सकते हैं वो आज हम जानेंगे। हमारे साथ है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर हर्ष रुंगटा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्लेजर। जहाँ तक कैपिटल गेन्स टैक्स की बात है तो आमतौर पर हम समझते हैं कि दो तरह के ऑप्शंस हैं या दो तरीके हैं उसे बचाने के। या तो आप प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं या फिर कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स आते हैं जिसमें आमतौर पर लोग निवेश करते हैं, लेकिन उस पर भी एक लिमिट है 50 लाख रुपए की। ऐसे में एक निवेशक के पास या किसी भी जो भी इस ट्रांजैक्शन को कर रहा है, क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं? इसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे और क्या ये लेजिटिमेट तरीका होगा टैक्स बचाने का? खैर, अगर कोई भी तरीका लेजिटिमेट नहीं होगा तो ऑब्वियस ही है कि वो टीवी शो पे तो डिस्कस नहीं होगा जी। क्लियरली जो भी तरीके होंगे उसे लेजिटिमेट ही होना होगा। आज के युग में नॉन लेजिटिमेट मैं इसको दूसरी तरह से फ्रेम करूंगी हर्ष सर, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड या फिर सरल तरीका होगा? बिकॉज जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जो प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं और जो रकम आपको मिलती है उस पर आप उस टैक्स को बचाने के लिए आप दूसरी प्रॉपर्टी में आमतौर पर निवेश करते हैं, या फिर एक और जरिया आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप उसे किसी बॉन्ड में, सरकारी बॉन्ड्स में आप निवेश कर सकते हैं, जिन्हें कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स भी कहते हैं। इन दो ऑप्शंस के अलावा कौन सा और तरीका हो सकता है और क्या वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका होगा? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये तरीके जो आपने कहे कि दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली या बॉन्ड खरीद लिया, ये तरीके तो लोगों को पता है। और कोई अगर वो पैसे आपको यूज़ करने हैं तो और कोई तरीका है क्या? तो एक तरीका हो सकता है जिसमें अगर आपके पास जैसे ये स्पेसिफिक एक्चुअली केस स्टडी है कि किसी के बहुत एक बड़ा अमाउंट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से है और वो चाहता है कि अगर उसको कोई लेजिटिमेट तरीके से बचाए तो कैसे बचाए। और ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, पैसे उसे और कोई चीज़ के लिए चाहिए हैं। अब उनके केस में उनके पास पुराने शेयर्स थे जो बहुत सालों पहले उन्होंने खरीदे थे, जिसकी अच्छी खासी वैल्यू हो चुकी थी और वो शेयर्स उन्होंने रखे हैं। वो उनके रिटायरमेंट के लिए है, वो बेचना नहीं है शेयर्स उनको। तो इफ़ेक्टिवली जहाँ तक उस शेयर्स के भाव में उतार चढ़ाव होता है उससे उन्हें वैसे कोई लेना देना नहीं है। वो उस उतार चढ़ाव को देखते हैं, लेकिन लेना देना कुछ भी नहीं है उससे, वो बेचना नहीं है शेयर्स। ऐसे में ये एक सजेशन उनके लिए दिया गया कि आपके शेयर्स में बहुत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चुका है जो कि कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, तो आप उसे बुक कर लीजिए और तुरंत वापस खरीद लीजिए। आप बेच दीजिए शेयर्स और खरीद लीजिए। तो जब आप बेचेंगे शेयर को तो आपने कोई भी भाव में खरीदा हो, अब आज का जो भाव है अगर उसे ऊंचा भाव माने तो उस पर जितना भी कैपिटल गेन्स होगा वो एग्जेम्प्ट है। और उसी भाव में और या उसके आसपास में आपने वो शेयर्स वापस खरीद लिए। चूँकि आपको तो शेयर्स रखने, आपको शेयर्स में से निकलना नहीं है। इससे हुआ क्या कि आपका जो कॉस्ट बेस है वो बिना कोई टैक्स कॉस्ट के बढ़ गया। अगर आपने शेयर्स 10 रुपये में खरीदे थे, आज उसके भाव 200 रुपये हैं, तो वो अब आपने 200 में बेच दिए तो 190 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपने बुक कर लिया और अब 200 रुपये पे आपने नए वापस से सेम शेयर्स वापस खरीद लिए। अब आपके पास जो शेयर्स हैं वो 200 रुपये में हैं। ठीक है। अब यहाँ से ये तो जायज़ सी बात है कि लॉन्ग टर्म में शेयर्स बढ़ते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है कि वो गिरे। अगर ड्यूरिंग द ईयर वो गिरते हैं, सपोज उस शेयर का भाव ड्यूरिंग द ईयर 150 हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। आप 150 में उसे बेच के फिर वापस खरीद लें। अब ये होगा नॉर्मली पहले के अगर ये आपने 200 में नहीं बेचा होता तो आप इस सिर्फ भाव के उतार चढ़ाव को देखते रहते, उससे आपका कोई फायदा नहीं होता। अब आप ये कर सकते हैं कि जब 150 भाव हो जाए 200 के बाद, उस समय आप अगर उसको बेच देंगे
तो और फिर वापस खरीद लेंगे। अब आपके पास 50 रुपए का शॉर्ट टर्म लॉस हो गया, क्योंकि ये लॉस आपको 1 साल में मिला है। ये लॉस आप कोई भी कैपिटल गेन्स के सामने एडजस्ट कर सकते हैं, वो चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, और ये एकदम लेजिटिमेट तरीका है। इसमें कोई भी सब स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इसका खरीद बेच करें, राइट, और तभी ये मिलेगा। पर हर्ष सर, एक तो बात है इस स्टॉक मार्केट प्रोसेस की को, जी, लेकिन जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, कुछ बहुत कह सकते हैं गिने चुने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। आपने तरीका भी बताया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, और इसे टैक्स हार्वेस्टिंग भी कहते हैं अगर इन्वेस्टर जार्गन हम समझे। लेकिन ये किन के लिए ज्यादा सूटेबल है? यानी कि जो लोग काफी फ्रीक्वेंटली शेयर्स में निवेश करते हैं, या फिर जो इस पूरे स्टॉक मार्केट को समझते हैं, इक्विटी मार्केट की नॉलेज रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर कोई भी इसे एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं, ये तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में तो ये एक स्पेसिफिक चीज थी कि उनके पास एक कैपिटल एसेट था जो उन्हें रखना था, उन्हें बेचना नहीं था, और उस कैपिटल एसेट में उतार चढ़ाव होता है। तो होता है, जो नॉर्मल कोर्स में वो उसका कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो एसेट रखना है। तो इस उतार चढ़ाव का आप फायदा ले सकते हैं इस तरीके से, जो मैंने आपको समझाया। अब इसमें कॉस्ट भी है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। आप जब खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदने के भाव में और बेचने के भाव में फ़र्क हो सकता है, ब्रोकरेज लगेगी, सर्विस टैक्स लगेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। तो ये मतलब अनलेस अमाउंट्स बड़ी हो, ये आपको करना, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आप करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक जानकारी का सवाल है, इसमें जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने वो शेयर पहले से रख रखे हैं, उन्हें होल्ड करना था, वो उनको सिर्फ टेक्निक बताई गई, और वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है। और ये लॉजिकली आप दूसरे एसेट्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे एसेट्स में भाव में इतना उतार चढ़ाव नहीं होता, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर समझो एक दूसरी प्रॉपर्टी हो जिसमें आप ये करना चाहें, तो उसमें कई सारे आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा जो उसको अनवायबल कर देगा। या और कोई प्रॉपर्टी होगी, उस म्यूचुअल फंड्स में भी ये कर सकते हैं आप। तो करने आप कोई भी एसेट्स में कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई नहीं होना चाहिए, वरना जो सेविंग होगी वो सारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाएगा। इनफैक्ट हर सर, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार प्रॉपर्टी से इसको कंपेयर कर लेते हैं। आपने जैसे कहा कि जो शेयर्स होते हैं, या फॉर दैट मैटर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहां पर लिक्विडिटी अच्छी है, और उसके चलते ही आप अगर इसे सेट ऑफ करना चाह रहे हैं, यानी एक जगह से खरीद कर उसको बेच रहे हैं और दोबारा उसको एंट्री ले रहे हैं उसमें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, एक जनरल अगर मैं बात आपसे पूछूं कि अभी कुछ समय पहले रिवाइज किया गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के डेफिनेशन को, यानी उसको 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया गया था। कितना इम्पैक्ट उससे पड़ा है इस ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर? और वैसे भी प्रॉपर्टी अपने आप में एक इलिक्विड एसेट माना जा सकता है, कि बहुत जल्दी अगर आप सोच रहे हैं, आपने एक प्रॉपर्टी बेच दिया और उस रकम को आप ऑफसेट करना चाह रहे हैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी से, तो शायद जरूरी नहीं है कि आपको उस तय समय के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी मिल भी पाए। किस तरह की दिक्कतें इन्वेस्टर्स फेस करते हैं? आप काफी सारे लोगों से मिलते हैं, काफी सारी केस स्टडीज भी करते हैं। प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई केस आपको याद आता है जब काफी दिक्कत हुई और फिर उन्होंने कोई दूसरा ऑप्शन चुना हो इस टैक्स को बचाने के लिए? तो प्रॉपर्टी में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस कर सकते हैं कि ये सबको पता है कि एक प्रॉपर्टी खरीद के अगर दूसरी प्रॉपर्टी में डालते हैं तो वो सारा कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अब ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी में डाला है, उस प्रॉपर्टी को अगर 3 साल के अंदर बेचे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको बेच के सेकेंड प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब सेकेंड प्रॉपर्टी अगर 3 साल में बेच देंगे, तो उस पे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय उसके कॉस्ट में से जितना कैपिटल गेन एग्जेम्पशन था वो घटा दिया जाता है। तो सपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेचते समय 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ था और सेकेंड प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदी थी। अब अगर सेकेंड प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो उसका कॉस्ट 0 माना जाएगा। 50 लाख उसका एक्चुअल कॉस्ट माइनस जो एग्जेम्पशन क्लेम किया था।
जी। तो अब जिस भी भाव में वो बिकेगी वो भाव उसका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म का पीरियड 2 साल का हो गया। तो लेकिन वो अगर वापस से री इन्वेस्ट कर देंगे दूसरी प्रॉपर्टी में तो वापस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक बग रह गया है ये, क्योंकि 3 से 2 साल का पीरियड कर दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो एग्जेम्पशन का पीरियड है और उस प्रॉपर्टी को बेचने का पीरियड है वो अभी तक 2 ही साल रखा, अभी तक 3 ही साल रखा है जी। इसलिए ये सारी दिक्कतें अभी भी आती हैं। इनफैक्ट आपने बताया कि प्रॉपर्टी के केस में इस तरह की दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है और ऐसे में टैक्स हार्वेस्टिंग यानी टैक्स बचाने के और विकल्प हो सकते हैं, जिसमें शेयर्स आपने बताए, साथ ही म्यूचुअल फंड्स। पर और कौन से एसेट्स हो सकते हैं या फिर आपने आइडेंटिफाई किए हो जहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है? और उससे भी इम्पॉर्टेंट मैं जानना चाहूँगी कि तरीका क्या होना चाहिए, कि आपके पास पहले से अगर शेयर्स हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा फॉर्मूला, या फिर गिफ्टेड शेयर्स, यानी अगर किसी ने गिफ्ट में म्यूचुअल फंड्स दिए हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई एल्डर पर्सन आपकी फैमिली के अंदर, आपने जो केस स्टडी करी वहाँ पर वो इन्वेस्टर के खुद के शेयर्स थे या फिर उन्होंने इनहेरिट किए थे? नहीं, वो तो उनके खुद ही के शेयर्स थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर गिफ्टेड होते या इनहेरिटेड होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का अगेन ये एक मिस डायरेक्शन कह सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि अभी फिलहाल में जो अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 1038 का, जिसमें कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन है इक्विटी शेयर्स के लिए, उसमें ये कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2004 के बाद बिना एसटीटी के पेमेंट के अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स लिए हैं तो ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें ये प्रावधान है कि पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शंस उसमें कवर नहीं होते, और उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में करीबन सारे जेन्युइन ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। अगर आपने गिफ्ट पे लिए हैं, गिफ्ट में आए हैं शेयर्स, तो ऑब्वियस ही है जब आपके जब वो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे आपके नाम पे, उस समय एसटीटी नहीं दिया होगा आपने, या आपने अगर इनहेरिट किया है, अगेन उस पर जब आपके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र हुए थे तो उस पर एसटीटी नहीं दिया होगा। लेकिन उससे फाइनल एग्जेम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एब्सोल्युटली क्लियर है जो नोटिफिकेशन आया है सीबीडीटी का जी। और ऐसा मुझे तो कोई ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता शेयर्स के मुताबिक जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो और जिस पे एग्जेम्पशन डिनाई होगा, ऐसा मुझे कोई ट्रांजैक्शन इनफैक्ट हर्ष सर, बहुत सारे दर्शक भी हैं जो व्हाट्सएप के जरिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि जिस बदलाव की आपने बात की उसकी वजह से काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन है कि उनको पहले से कुछ विरासत में मिले हैं शेयर्स या फिर किसी ने गिफ्ट किया और अब वो उसे बेचना चाह रहे हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे और दर्शकों को भी हम कहेंगे कि आपके स्क्रीन के बॉटम में जो नंबर है वहाँ पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और अगले शो में उसे हम शामिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल एक हमें सवाल भेजा है, पंकज ने मुंबई से, और उन्होंने बताया है कि 2005 में उनके किसी फ्रेंड ने शेयर्स लिए थे और जो उन्हें गिफ्ट किए गए थे 3 साल बाद, यानी 2008 में उनको गिफ्ट मिला होगा। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इन शेयर्स को अब वो बेचते हैं 2017 के अंदर, तो क्या इस पे किसी तरह का कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा? और साथ ही जो नियम बदले हैं उससे क्या जैसे हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि जो एसटीटी है, अगर ये 2008 की खरीद है या 2005 की खरीद है रादर, और उनको 2008 में गिफ्ट हुआ है, तो ये कैसे पूरा स्ट्रक्चर काम करेगा और क्या ये ट्रांजैक्शन भी उस नए नियम के अंतर्गत आएगा? हाँ, तो बहुत ही अच्छा सवाल किया है पंकज ने। इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि ऑब्वियसली जब पंकज को शेयर्स मिले, उसे तो गिफ्ट मिले, तो उसे तो एसटीटी देने का कोई सवाल ही नहीं है, उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट है अगर जिस पर्सन से उसे गिफ्ट मिला है उस पर्सन ने अगर एसटीटी दिया है, तो यानी उसने शेयर मार्केट से खरीद के अगर दिया है और उस पे एसटीटी दिया है, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा पंकज को भी मिलेगा। या उसने और कोई एग्जेम्प्ट तरीके से वो शेयर्स खरीदे, आईपीओ में खरीदे हों
FPO में खरीदे हों, कोई तरीके से खरीदे हों जिसमें STT ना भी दिया हो, जो पंकज का फ्रेंड था जिसे उसने गिफ्ट दिया, लेकिन कोई भी तरीका ऐसा हो जो लेजिटिमेट हो। और करीबन जैसे मैंने कहा, करीबन हर तरीका जो है वो लेजिटिमेट होता है। जी।